हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 90 में। आपको पता है, सन 1880 के दशक में ग्रेट इन्वेंटर निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट की डिस्कवरी करके एसी मोटर और ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल डिजाइन तैयार किया था, जिसके बाद से ही इलेक्ट्रिसिटी को घर घर पहुंचाना पॉसिबल हो पाया। इसका मतलब आज से लगभग 150 साल पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बहुत ही लिमिटेड जानकारी थी। हाउएवर, बिजली का तड़कना, ऊनी कपड़ों को उतारते समय इलेक्ट्रिक स्पार्क को एक्सपीरियंस करना और जेमस्टोन एम्बर को रब करने के बाद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करना जैसे ऑब्जर्वेशन से हम इंसानों को इस मैजिकल पावर सोर्स के एग्जिस्टेंस का हिंट तो सदियों से मिल रहा था। वेरी इंटरेस्टिंगली, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी में पहला मेजर ब्रेक थ्रू 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन के काइट एक्सपेरिमेंट से मिला था। आपको पता है, थंडरस्टॉर्म के समय जब लाइटनिंग स्ट्राइक के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, बेंजामिन अपनी पतंग उड़ा रहे थे एंड मच टू एवरीबडीज अमेजमेंट उन्होंने अपने पतंग की रस्सी में एक मेटालिक की को बांध के रखा हुआ था। जब लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ तो वो मेटालिक की इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, जिससे एक बात भी साफ हो गई, बिजली का तड़कना मतलब जस्ट अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का आइडिया भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही दिया था, क्योंकि दो इक्वली और अपोजिटली चार्ज्ड बॉडीज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जस्ट लाइक अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव नंबर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। यहां पर सोचने वाली बात यह है, किसी मटेरियल के पास आखिर ये चार्ज आता कहां से है। आपको ध्यान हो, एपिसोड 25 में हमने डिस्कस किया था ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, जो कि नॉर्मली न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जब किसी एक मटेरियल के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे मटेरियल में चले जाते हैं, तो उनमें से एक में पॉजिटिव चार्ज और दूसरे मटेरियल में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग के मेनली 3 मेथड्स हैं। नंबर 1, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब आप किसी ग्लास रॉड को एक सिल्क के कपड़े से रब करते हो, तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क के कपड़े में ट्रांसफर हो जाते हैं और इस तरह अल्टीमेटली दोनों ही ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। देन नंबर 2, चार्जिंग बाय कंडक्शन। जब आप किसी पिथ बॉल को एक इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रॉड के कांटेक्ट में लाते हो, तो प्लास्टिक रॉड से कुछ नेगेटिव चार्जेस पिथ बॉल में ट्रांसफर हो जाते हैं और जब ये चार्जिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो पिथ बॉल रिपल्शन के कारण उस प्लास्टिक रॉड से दूर जाने लगता है। नंबर 3, चार्जिंग बाय इंडक्शन। जब आप अपने पेन को बालों के अगेंस्ट रब करते हो, तो पेन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण वो पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रीफाइड पेन पेपर के पीसेस के पास आता है, तो उनमें अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। यहां पर नोटिस करने वाली बात है, पेपर एक इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंडक्टर नहीं है, फिर भी उसे आसानी से इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जा सकता है। वाव! अभी तक हमने समझा, कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर या रिमूव करके नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। आगे चलिए इन चार्ज्ड बॉडीज के बेसिक प्रॉपर्टीज पर एक नजर डालते हैं। नंबर 1, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। किसी भी बॉडी के चार्ज को आप उसके मास के जैसा समझ सकते हो, मतलब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, और किसी सिस्टम के टोटल चार्ज को आप उसके टोटल मास के जैसे अलजेब्रिकली ऐड करके एस्टिमेट कर सकते हो। नंबर 2, चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय। कई बार नेचर में जिन चार्जेस का क्रिएशन होता है, उनका नेट इफेक्ट भी हमेशा 0 ही होता है। जैसे एक न्यूट्रॉन खुद को बदलकर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, ensuring the total charge of the isolated system is always conserved. Number 3,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपको पता है किसी चार्ज की बेसिक यूनिट इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन द्वारा कैरी किए जाने वाले चार्ज के बराबर होता है, जिसे जनरली स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब किसी बॉडी का चार्ज Q मैथमेटिकली इस Q इक्वल टू एन के बराबर होता है, जहां n इज सम इंटीजर और E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। आगे 1785 में चार्ल्स कूलम ने अपने इनवर्स स्क्वायर लॉ की मदद से दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को कैलकुलेट करने के लिए एक क्वांटिटेटिव फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया। इंटरेस्टिंगली एक टॉर्शन बैलेंस की मदद से कूलम ने दो मेटालिक स्फीयर्स के बीच लगने वाले फोर्स को एस्टिमेट करके इस फॉर्मूला को डिराइव किया था। बाद में इसी टॉर्शन बैलेंस को न्यूटन द्वारा दिए गए लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को भी वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। आपको पता है चार्जेस के बीच लगने वाला ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मासेस के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू पावर 36 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होता है। कितना स्ट्रांग? 10 टू पावर 36। और अगर किसी सिस्टम में एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स हैं तो चार्जेस के ऊपर लगने वाला फोर्स दूसरे और चार्जेस के प्रेजेंस से टोटली अनअफेक्टेड रहता है। मतलब हर एक चार्ज अपना फोर्स इंडिपेंडेंटली अप्लाई करता है। इसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। बिफोर वी कंक्लूड, चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने के इंपॉर्टेंस को भी समझ लेते हैं। आपको ध्यान हो एपिसोड 50 में हमने नेचर में एग्जिस्ट करने वाले चारों फंडामेंटल फोर्सेस को डिस्कस किया था। उनमें से वाइडली प्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। मोरसो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पर डेवलप किए गए ECG और EEG जैसे मेडिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।